नमस्कार आदाब, मैं हूं जियाउल हक। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा 47। जो हम एक प्रोग्राम चलाए हुए थे चाय पर चर्चा, वही सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम आज डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर के तुलसियापुर चौराहे पर पहुंचे हुए हैं। हम आपके साथ लोकल इश्यूज़ पर बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से, जो कि हम सबसे पहले अपने अतिथि मेहमानों का परिचय करा देता हूं। हमारे लेफ्ट हैंड पे जो फर्स्ट हमारे पास बैठे हुए हैं, आप रवि शुक्ला जी हैं। आप बाबू राम शुक्ला इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं और आप अमर उजाला में पत्रकार भी हैं। सेकंड उसी लाइन में बैठे हुए हैं मोहम्मद ताहिर साहब, जो कि कपिलवस्तु यूनिवर्सिटी यानी सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आप अभी पढ़ रहे हैं। थर्ड उस लाइन में बैठे हुए हैं मोहम्मद शफीक साहब, जो कि आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हम राइट हैंड पर अपने चलते हैं। जो फर्स्ट हमारे पास बैठे हुए हैं शाह आलम, जो कि जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि हैं वार्ड नंबर 8 से। सेकंड उसी राइट हैंड पर हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र पांडे जी, जो कि आप हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं, आप पत्रकार भी हैं। उसी लाइन में थर्ड पर हैं अब्दुल वाहिद साहब, जो कि समाज सेवी हैं। उसी में फोर्थ पर हैं चंदन साहब, जो कि आप एग्रीकल्चर में आपका ग्रेजुएशन है। आप तमाम मेहमानों का अपने न्यूज़ अड्डा 47 के जानिब से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूं इस चाय के चर्चा के प्रोग्राम में रवि शुक्ला जी के पास, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बेसिक इस तुलसियापुर के क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है, आप इस तुलसियापुर को कहां देखते हैं या आगे आप कहां देखना चाहेंगे? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुलसियापुर क्षेत्र जो है ये नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। पहले तस्करी का मामला यहाँ ज़्यादा रहता था, लेकिन पुलिस और एसएसबी के कारण जो है तस्करी बहुत हद तक रुक भी गई है। इस तुलसियापुर से आप जब दक्षिण दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर जो कई गांव है, खैरी शीतल प्रसाद है, खैरी उपजंगावा है, माटियार फुतावा है, तौलियावा है, बाला तालकुंडा है, गड़रखा है, ये सभी ग्राम पंचायतें बाढ़ से लगभग हर वर्ष ग्रसित रहती हैं। अभी जुलाई माह में भी बाढ़ आया था, और बाढ़ से बचाव का कभी कोई उपाय, अस्थायी उपाय शासन प्रशासन के द्वारा आज तक नहीं हो पाया। 2017 में मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन भी नाव से खैरी शीतल प्रसाद में हुआ था, जो कि इस पूरे क्षेत्र के लिए इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री के द्वारा बाढ़ के समय क्षेत्र में दौरा किया गया था। लेकिन ग्रामीणों की जो मांगें थी वह आज तक नहीं पूरा हुआ। ग्रामीणों ने वहाँ पर बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे बंधे ठोकर की मांग किया था, आज तक नहीं हुआ। ऐसे ही कई मांगे हैं जो आज तक नहीं हुआ। अभी देखिए, तत्काल में बाढ़ आई थी और वहाँ पर बाढ़ के समय जो फसलों का नुकसान हुआ, उस नुकसान का जो मुआवजा है वो लेखपाल और तहसील प्रशासन की लापरवाही के कारण, जिनके पास एक मंडी भी खेत नहीं है, वह 30,000 से 60,000 तक मुआवजा पा चुके हैं। और जिनके पास खेत है, जिनका फसल वास्तविक रूप से नुकसान हुआ है, उन्हें 1 रुपये भी मुआवजा नहीं मिला है। समाचार पत्रों में समाचार गया, लोग डीएम साहब हमारे इस समय बहुत सख्त हैं, बहुत ईमानदार हैं, लेकिन डीएम साहब की नज़र इस महत्वपूर्ण समस्या पर, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, किसान से जुड़ी हुई है, उस पर नहीं जा रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं, इसी कार्यक्रम के माध्यम से मैं डीएम साहब से भी निवेदन करूंगा कि कृपया वह इस महत्वपूर्ण समस्या की तरफ एक बार जरूर निगाह फेरें, और अगर वह चाह लेंगे तो गरीब जो किसान है, जिनका फसल नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा मिल सकता है। और जिन लोगों को फर्जी तरीके से मुआवजा मिला है, उनकी जाँच हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसमें शामिल जितने भी अधिकारी कर्मचारी शामिल, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा यह क्षेत्र शैक्षिक रूप से भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। पहले यहाँ पर सोहरतगढ़ एक इंटर कॉलेज, उसके बाद बढ़नी एक इंटर कॉलेज, बीच में 26 किलोमीटर की दूरी में एक भी इंटर कॉलेज नहीं था। लेकिन अब तो धीरे धीरे विकास करा, तुलसियापुर में भी इंटर कॉलेज हो गया, आपके पथरदैया में इंटर कॉलेज है, यहाँ क्या नाम है, भरौली में इंटर कॉलेज है। तो धीरे धीरे क्षेत्र आगे बढ़ रहा है शैक्षिक क्षेत्र में। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के मामले में, औद्योगिक विकास के मामले में यह क्षेत्र पूरी तरह से शून्य है। एक भी उद्योग यहाँ पर नहीं है।
हम लोगों का काम होता है चुनाव में वोट देना, नेताओं के द्वारा कहे गए वादों पर हम लोग विश्वास करते हैं, उन्हें मत वोट देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब यहाँ नहीं निकला। जो मेन सड़कें हैं वह तो ठीक हैं, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें हैं वो लगभग सभी सड़कें खराब हैं। चाहे आप तुलसियापुर से रड़वरिया चले जाइए, सड़क खराब। चाहे रड़वरिया से औंधई खुर्द चले जाइए, सड़क खराब। चाहे आप उधर से क्या नाम है सिसवा से अगर आपको जो है बोहली करिकौरा जाना है, वहाँ सड़क खराब। तो कुल मिला जुलाकर बुनियादी यहाँ पर एक अस्पताल है, तुलसियापुर में ही पीछे एक अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भुतहवा के नाम से। काफ़ी समय से यहाँ चिकित्सक की तैनाती नहीं हो पाई। बीच में एक चिकित्सक थे, वह आते ही नहीं थे, वो बढ़नी बैठ करके मरीज देखते थे। लोगों ने शिकायत किया, क्षेत्रीय विधायक ने उस पर स्टैंड लिया, उस चिकित्सक का ट्रांसफर हो गया। तब से कोई चिकित्सक यहाँ तैनात नहीं हुआ, 4-5 महीने हो गया। बीच में एक डॉक्टर श्रीवास्तव थे, जिनका गोंडा में आँख का अस्पताल चल रहा है, की तैनाती हुई, लेकिन वह अभी तब से ज्वाइन करने के बाद आज तक नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं, न यहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था है, न यहाँ स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है। पेयजल के लिए हर गांव में ये लोग सड़क खोद दिए हैं, लेकिन आज तक पानी बहुत कम गांव में पहुंच रहा है। तो आप कह सकते हैं कि विकास के नाम पर यह क्षेत्र पूरी तरह से शून्य है। बाकी तो बातें भाई बहुत लंबी हैं, फिर भाषण देने लगेंगे तो बहुत लंबा भाषण लोग करते हैं, लेकिन है कुछ नहीं। शुक्रिया रवि जी, आपने अपने पूरे एक्सपीरियंस का यूज़ करके, आपके पास जो भी यहाँ रह करके लोकल की जो भी जानकारी थी, उस बेसिस पर बहुत बेहतरीन आपने वक्तव्य रखा है। मुझे उम्मीद है कि इस लोकेलिटी में आने वाले टाइम में हम सब मिल करके अपने जगह को, अपने लोकल को ग्रो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हम इसमें सहयोग करेंगे शासन प्रशासन का, और शासन प्रशासन का सहयोग भी लेंगे। हम इसी क्रम में आगे चलते हैं शाह मोहम्मद के पास, जो कि आप वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हैं। मैं और आप जवान भी हैं, अभी नए उम्र के हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से रवि साहब ने अपनी बातें रखी हैं, उसी क्वेश्चन को मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आने वाले टाइम में तुलसियापुर को किस तरह से देखना चाहते हैं, और क्या ऐसा करती आप पिछले लोग ताकि आप और ग्रोथ कर चुके हुए होते। शाह मोहम्मद साहब जी, न्यूज़ अड्डा आपका तुलसियापुर चौराहे पे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ आपके टीम को बधाई देता हूं कि तुलसियापुर जैसे हम लोगों के लोकल एरियाज़ में एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम लोग एक जागरूक वक्ता के साथ साथ हम लोग जागरूक करने का काम जो आप सभी के माध्यम से होने जा रहा है, इसके लिए आप सबको पहले बधाई देता हूं। तुलसियापुर चौराहे से लेकर के बांगंगा तक, बांगंगा से लेकर के डबरुआ से लेकर के बढ़नी तक, ये बॉर्डर एरिया लगभग 10 से 9 किलोमीटर रेंज में पूरी तरह से बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया है। आप देखेंगे PWD का सड़क हो, PMJSY हो, लगभग बांगंगा से लेकर के डबरुआ से लेकर के बढ़नी तक सारी सड़कें लगभग जर्जर हैं। हम लोग PWD ऑफिस में लगभग हर महीने में एक्सीएन को, इंजीनियर को हम लोग पत्र के माध्यम से पत्राचार होता है। हर महीने में लगभग हम लोग 1 पत्र 2 पत्र लेकर के जाते हैं, लेकिन केवल जो है आश्वासन देने का काम किया जाता है PWD विभाग में। दूसरी बात, हम लोगों की जिला पंचायत कुर्सी को आप भली बात जानते हैं कि हम लोग जो अध्यक्ष के मातहत जो हम लोग काम लाने का काम करते हैं, चाहे वो RCC नाला हो, पुलिया हो या CC सड़कें हो, लेकिन उसकी लंबाई कम होती है, बजट कम होता है। उसके बाद भी लगभग 3 काम 4 काम हर साल हम लोग कराने का पूरा प्रयास करते हैं। लगभग 13 काम 13 जगह शिलापट हमारा लोकार्पण शिलान्यास हो चुका है जिला पंचायत क्षेत्र में। जैसे आपका मदरहिया है, उसमें आपका औरहवा है, और आपका एक गांव सिमराहवा है। सिमराहवा से लेकर के फिर महादेव में एक CC सड़क है, और लोकल में यहाँ अवधही में 1 किलोमीटर की पिच रोड है, 10 साल पहले बनी थी। उस गांव की बहुत बड़ी समस्या थी। मोहनकोला में 200 मीटर की एक CC सड़क है। आपके जबुआ में 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर पिच रोड जो है बनाने का 10-12 साल से वो भी सड़कें जर्जर थी पूरी तरह से। कोटिया बाजार में बहुत बड़ा बाजार लगता है, लगभग करीब 25 से 30 गाँव का। उस बाजार में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, जो है बरसात के समय चाहला हो जाया करता था भाई,
पानी की समस्याएं थी, तो वहाँ 300 मीटर प्रस्ताव देने के बाद 300 मीटर सीसी बन गया, तो आम जनमानस के लिए थोड़ी परेशानियों का सामना कम करना पड़ रहा है, थोड़ा आसानी हो गया। और दूसरी चीज़ हम लोग फिर अररी में सड़क बनाने का काम किया। उसके बाद जुब्बियावा से लेकर के धनौरा मुस्तहकम जो है वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग का था। तो हमारे चुनाव के जस्ट 2021 के बाद सड़कें बहुत ज़्यादा जर्जर थी, ख़राब थी, वो बनाने का काम किया गया। जो है पीडब्ल्यूडी में ही एक सड़क वही हमने जो प्रस्ताव दिया था वो बना, 2 किलोमीटर बन गया। तो इसी तरह से लगभग 13 जगह काम कर चुके हैं। और बाकी सारी सड़कें या जो भी हैं, हम जिला पंचायत से ज़्यादा प्रयास करते हैं, चूँकि भाई वो हमारा सदन है, तो हम उससे ज़्यादा प्रयास करने की कोशिश करते हैं। बाकी अन्य विभागें जो है, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं हमारे क्षेत्र में, चूँकि बॉर्डर डेवलपमेंट एरिया में है पूरा हमारा क्षेत्र, लगभग तो जर्जर बहुत हैं सड़कें हैं। तो वो कहीं भूमि संरक्षण विभाग से बना है, कहीं गन्ना समिति विभाग से बना है। तो पहली चीज़ें तो बहुत पुरानी हैं, 20-20 साल 15-15 साल पुरानी सड़कें हैं, तो उसको बारीकी से पहले तो पता करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या है कि उसको 20 साल पहले बना था, तो पता कैसे किया जाए कि किस विभाग का है। एक सड़कें ऐसी हैं धनौरा मुस्तहकम में जो लगभग 400 मीटर है, और वो पता नहीं चल पा रहा है किस विभाग ने बनाया अभी तक, ये नहीं पता चल पा रहा हो कितने साल पहले बना था। हालांकि हम उसके प्रयास में हैं और जिला पंचायत से कोशिश करेंगे सड़क बनाने का। और रह गया सवाल, आप तो बेहतर जानते हैं कि मैं अभी 2021 से पहले सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में था। वहाँ मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, और वहाँ छात्र हितों में जो है अपनी मुद्दों को ले करके बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए विश्वविद्यालय में भी ताहिर भाई का मैंने एडमिशन करवाया 2-3 साल पहले। तो वहाँ ताहिर भाई बारीकी से जानते हैं कि हॉस्टल, कैंटीन, लाइब्रेरी, वाईफाई और 2-2 बसों का जो आज जो संचालन हो रहा है, वो हमारे समय में 2016 से लेकर के और 2020 तक जो है वहाँ हम लोग छात्र हितों की लड़ाई लड़े। उसके बाद जब मैं आया तो हमारे पिताजी चूँकि पुराने थे ही राजनीतिक व्यक्ति, और जो है जिला पंचायत सदस्य पिताजी, हम साथ में ही आपस में दोनों लोग प्रचार प्रसार किए। और सीट जो है सामान एक तरह से महिला सीट था, और माताजी हमारी जिला पंचायत सदस्य हैं, ऑफिशियल प्रतिनिधि हूँ, तो पिताजी हम दोनों साथ में मिल करके। तो पहली चीज़ तो पहचान मेरी वहाँ से बनी, यूनिवर्सिटी से, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से। और लोकल में हमारे रवि भाई हैं, आपका भी जो है सहयोग मिलता रहा हमेशा, यहाँ से लेकर के विश्वविद्यालय तक जो है आपका सहयोग हमेशा से मिला, जिससे वहाँ के जो लोकल पत्रकार थे उनका बड़ा सहयोग रहा। विश्वविद्यालय की जो प्रमुख समस्याएं हुआ करती थी उसको उठाने में बहुत बड़ी मदद मिलती थी। अच्छा, दूसरी बात, फिर वहाँ से जब मैं यहाँ आया तो यहाँ भी जो लोकल इश्यूज हुआ करते थे वो रवि भैया के माध्यम से जो है अमर उजाला में, दैनिक जागरण में, और जो है भैया हिंदुस्तान में सरिंदर पांडे जी के माध्यम से भी लोकल जो इश्यूज हुआ करती थी वो भी हम लोग उठाने का काम करते थे। जनता ने जो है 2021 में वोट दे करके हम लोगों को जिताने का काम किया। उसके बाद अभी मैं आपको बताया ही कि लगभग 13 सड़क से लेकर के पुलिया, उसमें आरसीसी नाला से लेकर के इस तरह का हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया जिला पंचायत। शुक्रिया शाह मोहम्मद साहब, आपने अपनी बातें रखी। मैं इसी चर्चा को, ये जो मेरा प्रोग्राम है न्यूज अड्डा 47 पर, चाय पर चर्चा, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं शैलेंद्र पांडे जी के पास जाना चाह रहा हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से तुलसियापुर की जनसंख्या बढ़ रही है, उस तरह से ये अभी ग्राम पंचायत में आता है। हमारी टीम के जानिब से जो रिसर्च है, तो नगर पंचायत बनाने में आप लोगों का क्या रवैया है, या किस तरह से आप लोग चाहेंगे कि ये नगर पंचायत जल्द से जल्द बन सके? जी, आपके चैनल के माध्यम से जो क्या है न्यूज अड्डा पे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी ये तुलसियापुर जो आपको देखने में लग रहा है कई ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ है। यहाँ ज़्यादातर मधवा नगर के नाम से ज़मीनें हैं, जो मदरैया ग्राम पंचायत में काफ़ी यहाँ के लोग नाम जुड़ा हुआ है ग्राम पंचायत में। और यहाँ रहने के लिए तो अधिकतर औंधई के लोग ही रह रहे हैं। और इसमें भी सारी चीज़ें रवि ने बताया, शिक्षा का अभाव था, जिसमें एक इंटर कॉलेज आपके प्रयास से यहाँ बाबूराम शुक्ल इंटर कॉलेज हुआ। तो शिक्षा की कमी तो एक दूरी हुई, कम से कम इंटर तक हर बच्चियाँ आज अगर सर्वे किया जाए तो हर गांव में 100 से 150 लोग इंटर कॉलेज के छात्र पास आपको मिल जाएंगे। और हम लोग जब पढ़ा करते थे तो उस समय अगर सर्वे करते तो कुछ ऐसे ही लोग 10-5 लोग आपको मिलते हर गाँव में जो हाई स्कूल या इंटर तक पढ़े हुए होते थे।
तो यह इंटर कॉलेज होने से, और आप का भी एक विद्यालय अब्दुल जब्बार पॉपुलर, तो उसमें भी जो हाई स्कूल तक है, तो ऐसे कई विद्यालय यहाँ हो गए हैं जिससे शिक्षा की तो कमी दूर हुई। अब इस ग्राम पंचायत से जुड़े लोगों को अब कहाँ से कैसे जोड़ा जाए, तो जो आप कह रहे हैं नगर पंचायत के लिए, तो इसकी काफ़ी संख्या होती है, लगभग जो इसके मानक के अनुरूप है तो 10 से 15 ग्राम पंचायत अगर मिलाया जाए तो भी ये पूरा हो पाएगा। जैसे आपका औंधई हो गया, मदरैया हो गया, अहरौला हो गया और पास के पचौधवा हो गया, ऐसे कई ग्राम पंचायतों को जोड़ने के बाद यह जनसंख्या जो है पहुंच पाएगी वहां तक। शुक्रिया शैलेंद्र जी, आपने पूरी अपनी बात रखी। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि हम जिस चाय के चर्चे के प्रोग्राम में हैं, हमारे रवि साहब ने इस इलाके की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जो बेसिक नीड है, या जैसे मान लीजिए बाढ़ पीड़ित एरियाज में से है, मुझे जहाँ तक यहाँ के बारे में जानकारी मिल रही है कि हर सितंबर में, कभी अक्टूबर में भी बाढ़ आ जाते हैं, क्योंकि बरसात का महीना नहीं होता है। उससे आम जनमानस को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन को इस पर जल्द से जल्द कोई एक स्टैंड लेना चाहिए ताकि यहाँ के लोग बाढ़ से बच सके। मैं इसी चाय के चर्चे के प्रोग्राम को आगे ले जा करके मैं मोहम्मद ताहिर साहब के पास जाना चाहूँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ की यंग पॉपुलेशन है, जो अभी नौजवान जनरेशन है, वो नशे की तरफ ज़्यादा माइल हो रही है, नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या सुझाव होगा जिससे लोग नशे से बच सकें, और आपका क्या राय उन लोगों से होगा जिससे वो लोग इससे दूरी अख्तियार कर सकें? जैसा कि यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि भैया बैठे हुए हैं, इन्होंने भी बताया कि यहाँ पर इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी थी। शिक्षा ना होने के कारणवश यहाँ पर जो है जो बच्चे थे वो जागरूक नहीं थे, वो नशा की ओर जो है अग्रसर हो रहे थे, और वो अपने आप को जो है अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, अपने आप को कैसे आगे बढ़ाना है, अपने शिक्षा की ओर कैसे अग्रसर होना है, उस पर ध्यान ना देकर ये लोग इधर उधर जो है अपना अलग एक्टिविटी होता था, नशे को अग्रसर होते थे, नशीले पदार्थ को सेवन करते थे। तो इससे क्या है कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन था उसका जो है सही यूटिलाइजेशन ना होकर गलत ढंग से वहाँ पर लोग जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था कि अपराध बढ़ रहा था और महिलाएं उससे जो है पीड़ित हो रही थी, तमाम प्रकार से अपराधों में उल्लिप्त हो जाते थे। तो ये सब समस्या आ रही थी। लेकिन फिलहाल अभी जो है तुलसियापुर में हमारे एक इंटर कॉलेज खुल चुका है, बगल में भी कई स्कूलें खुल चुके हैं, तो यहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अब स्कूलों में, इंटर कॉलेजों में जाने लगे हैं, जिससे क्या हुआ है वहाँ पर एक जागरूकता बढ़ी है, शिक्षा का लेवल कुछ बढ़ा है, जिससे कुछ बच्चे जो है नशा के सेवन से दूर हुए हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर एक जागरूकता धीरे धीरे आ रही है। तो अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पर नगर पंचायत, जो नगर पंचायत का इशू है, जो एक मानक होता है कि 30,000 की आबादी पर नगर पंचायत का गठन होता है, उसके बाद 1 लाख की आबादी पर नगर पालिका गठन होता है। तो अगर यहाँ पर अभी मान लिया जाए कि लगभग 5 से 6 हज़ार की आबादी होगी, अगर 30,000 की आबादी हो जाए तो नगर पंचायत का जो है मान्यता यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, अगर ये लोग चाह ले, क्योंकि इस क्षेत्र में, बढ़नी क्षेत्र को हमको लग रहा है कि सबसे बड़ा जो तिराहा है, एक तिराहे के रूप में है, वो तुलसियापुर ही है। अगर यहाँ पर कई और गाँव को जोड़ दिया जाए और 30,000 के मानक को पूरा कर लिया जाए तो नगर पंचायत का रूप धारण कर सकता है, और डेवलपमेंट में यहाँ पर जो है एक सहायता मिल सकती है, क्योंकि नगर पंचायत में ज़्यादा विकास की कार्यों को जो है सरकार संचालन करती है, तो उससे जो है विकास कार्य ज़्यादा होंगे। और ग्राम पंचायत होने के कारण उतना एक विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उतना बजट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा तिराहा है, नाली नहीं ठीक है, सड़क नहीं ठीक है, खड़ंजा नहीं ठीक से लगा है बगल में। उसके बाद यहाँ पर बिजली की समस्या है। नगर पंचायत है, नगर पंचायत का रूप धारण कर चुका है कि यहाँ पर जो है मानक ना पूरा हुआ है, इसी कारणवश जो है यहाँ पर नगर पंचायत ना बन पाया हो। लेकिन यहाँ पर नगर पंचायत की इतना जो है विकास कार्य यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि वो एक मानक ढूंढ रहा है अपने आप में कि यहाँ पर ये सब विकास कार्य होने चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल जो है एक देखा जाए कि उदासीनता है, और यहाँ के लोगों को में इतना जागरूकता नहीं है कि इसका मांग करे कि नगर पंचायत बनाया जाए, और मैं इसी बात को लेकर जो है। शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि एक कहावत है, एक शेर है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और जब अपने प्यारे भारत का
डेमोग्राफिक डिविडेंड को पढ़ेंगे, यानी कि जो लोग ऐसे एज में हैं जो काम कर सकते हैं, तो 15 से 59 साल की उम्र जो होती है बेसिक, उसमें इंडिया दुनिया में पहले नंबर पर है। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कई स्कीम है, मेड इन इंडिया, स्किल इन इंडिया, ये सारी स्कीम्स लाई हैं ताकि अपनी जो यंग पॉपुलेशन है, जो नौजवान नस्ल है, इनको ट्रेंड किया जा सके ताकि ये लोग इकोनॉमी की तरफ, मईशत की तरफ, अर्थशास्त्र की तरफ बढ़ सके, ताकि अपने इस प्यारे भारत का ग्रोथ हो सके। हम पॉपुलेशन में तो हैं, लेकिन अगर उस पॉपुलेशन को, ह्यूमन को एज ए ह्यूमन कैपिटल यूज कर ले गए तो यकीनन हम विश्व गुरु बन सकते हैं। मैं अपने इसी चाय के चर्चे को, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वो मोहम्मद शफीक साहब की तरफ जाना चाहूँगा, और मैं आपसे जो मेरा सवाल है वो ये है कि आपके एतबार से, आपके हिसाब से तुलसियापुर को या इस तुलसियापुर से जो जुड़े गांव हैं उनकी क्या समस्याएं हैं और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज अड्डा चैनल सिद्धार्थ नगर जियाउल हक साहब। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं अपनी बात को रखता हूँ। सही बात तो जिस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, अपना अपना राय रखा है। रही बात इस तुलसियापुर चौराहे की कि ये नगर पंचायत बनाया जाए, तो सच्चाई है कि मेरे ख्याल से गोरखपुर से लेके और गोंडा के बीच में जिस तरीके से ये तुलसियापुर चौराहा हमारा डेवलप किया हुआ है, शायद ही कोई चौराहा इतना डेवलप किया हो इतने कम समय में। और मेरे ख्याल से जहां तक मेरी जानकारी, जो मेरा एज है 56 उम्र हमारा है, 56 साल की उम्र में हमने देखा है कि ढेबरुआ थाना तुलसियापुर चौराहे से कई साल पहले था। पिछला हमारा ये आपका सिसवा चौराहा है, तुलसियापुर चौराहे से कई साल पहले का चौराहा है। परसा स्टेशन होने की वजह से काफी पुराना स्टेशन भी था और पुराना चौराहा भी था। लेकिन जिस तरीके से इस लूप लाइन में गोरखपुर से लेके गोंडा के बीच में हमारा तुलसियापुर चौराहा जिस तरीके से डेवलप किया हुआ है, शायद ही कोई चौराहा इतना डेवलप किया हुआ। रही बात नगर पंचायत की, तो ये सच्चाई बात है कि जिस तरीके से अभी पिछले वर्ष भारत भारी, बरटपुर और नगर पंचायतें जोड़ी गई हैं, ये नगर पंचायत के लायक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जिस तरीके से यहाँ की आबादी जनसंख्या है, गांव को ही लेके बनाया जाता है, और इस गांव को लेके अगर जो मधवापुर ग्राम पंचायत, मदरहिया, आपका मानपुर, कालकुंडा लेके, आपका खैरानिया लेके सारा अगर जो जोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से लगभग ये पूरा हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत जितने भी हैं, सब बड़े बड़े ग्राम पंचायत हैं, सबको मिला दिया जाए तो नगर पंचायत बनने लायक है ये। लेकिन हमारे माननीय सांसद जी जब तक इस बात को अपने सदन में नहीं उठाएंगे, हमारे विधायक जी श्री विनय वर्मा जी जब तक अपने सदन में उठाएंगे नहीं, तब तक ये नगर पंचायत तुलसियापुर चौराहा नहीं बन पाएगा। ये जब आप आगे बढ़ेंगे बनाने के लिए तभी ये बन पाएगा। जब हम आवाज अपनी उठाएंगे तभी कोई काम होगा, बेगर आवाज उठाए तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। रही बात सड़क की, अब हमारा NH 730 गोरखपुर से लेके श्रावस्ती के बीच में ये रोड आप देख ही रहे हैं। ऐसे 75-75 ढबरुआ से लेके इटवा मार्ग, जिस तरीके से ठेकेदार अब तक जो विलंब किया है पुलिया बनाने में, अगर जो पुलिया अपने समय से बना दिया होता तो शायद जो आज बार बार कटान, बार बार गाड़ियां रुक रही हैं, जाम लग रहा है, शायद वो नहीं लगता। ये शासन की लापरवाही है, ये आप मान लीजिए। इसलिए कि शासन प्रशासन अगर टाइट होता तो पुलिया अब तक कब का बन के तैयार होगा। तब ये बारिश का जो मामला चल रहा है, जो बाढ़ का, अब तक लोग झेलते नहीं है। गाड़ियां सर से निकलती और ना कोई नाव लगती और न कोई इधर उधर आता जाता, बाकायदे अपना सीधा गाड़ी लेता और सीधा जो है डुमरियागंज बस्ती निकल जाता। आज जो परेशानियां हैं सबसे ज्यादा हम लोग झेल रहे हैं, ये आपका बूढ़ी राप्ती है, बाणगंगा है, बीच में हम लोग हैं। हम लोग जब कठेला हम लोगों को जाना होता है तो इधर भुतावा के बीच में भर जाता है। ये कटान जो है, पिछले वर्ष जब बाढ़ आया था, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब आए थे, जब दौरा किए थे, नाव पे बैठ के खैरी शीतल प्रसाद जुंगावा जब किए थे, तभी ये समस्या हम लोगों ने उठाया था कि ये बंधा अगर जो बढ़िया से बन जाता तो बार बार जो कटान की समस्या हो रही है, ये समस्या नहीं होती। लेकिन उन्होंने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया। अगर जो लिए होते तो दोबारा ये उनको बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ का पैसा नहीं देना पड़ता और ना ये भरपाई करना पड़ता। रही बात जिस तरीके से हमारे अभी पत्रकार महोदय रवि शुक्ला जी ने जो कहा है कि जिसके पास एक मंडी जमीन नहीं है
वो भी पैसा पाया है, तो ये सच्चाई बात है। ये तो मान के चलिए कि लेखपाल की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। प्रशासन तो बहुत टाइट है, इसलिए कि जो गणपत राजा हमारे सिद्धार्थनगर के जो डीएम साहब आए हैं, जिलाधिकारी महोदय, जब से वो आए हैं, जब से मेरे ख्याल से कोई गांव ऐसा बाकी नहीं जो एप्लीकेशन के दायरे में ना हो, एप्लीकेशन ना पड़ा हो। और जहां भी वो तो बगैर बताए जाते हैं, बिल्कुल नायक फिल्म के तरीके है वो मामला, ठीक। और जहां भी जाते हैं जो सच्चाई है उसको निकाल के रखते, खंगाल के रखते हैं वो। और सच्चाई ऐसा होना भी चाहिए। अगर जो यही रवैया पूरे जिले के जितने भी अधिकारी हैं, जिस तरह हर विभाग के, जैसे बीएससी साहब हैं, जल निगम है, एक्सीएन है, सारे लोग अगर राइट टाइम हो जाए तो कोई काम बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो है वो बिजली का है। बिजली का बिल मीटर अगर जो नहीं लगा है तब भी आता है, और लगा है तो इतना फास्ट आता है कि आदमी भर नहीं पाता है। बिजली का पैसा जमा करने के बाद जेई के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, एक्सीएन का चक्कर लगाता है, उस पैसा जमा करने के बाद भी नहीं कर पाता है। ये इतनी लापरवाही है, मतलब क्या बताया जाए। सबसे बड़ा, अगर जो आदमी बाढ़ से अगर जो निकलता है वहां से, तो जाके बिजली फंस जाता है। पैसा जमा करने के बाद अगर जो आपके पास रसीद नहीं है तो बिजली विभाग से मामला फाइनल है कि आपका कोई पैसा जमा नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था अगर जो ऑनलाइन कंप्यूटर जिस तरीके से अब हो रही है, अगर जो यही चीज पिछला जिसका मीटर सही नहीं है, तत्काल मीटर सही करा दिया जाए तो बिजली का बिल जमा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आदमी कहीं सीएसपी से भर देगा। हमारा मान लीजिए 5,000 आ रहा है, हमने भर के अपना रसीद ले लिया। अब पता चला कि हमारा एक महीने में 5,000, दूसरे महीने में अगर हम नहीं भर पाए तो हमारा 10,000 आ रहा है। तो जो यूनिट है, जो रेट है यूनिट का, उससे अगर जो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है किसानों की परेशानी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी समस्या तो हमारा बिजली का भी है, और ये संज्ञान में लेना चाहिए माननीय जिला अधिकारी महोदय को। ये बिजली विभाग के जो एक्सीएन है, एसडीओ है, जेई है, इनको कहना चाहिए कि भाई देखिए जो मीटर का समस्या है वो जाके मीटर घर घर अपने वर्करों को बता के वो मीटर सही करवाएं। नहीं सही करवा रहे, जिस तरीके से कैंप लगाया जाता है, कैंप लगा के वहां भी सही करवा सकते हैं। लेकिन सही कब होगा? जब आप कंप्यूटर लेके बैठेंगे, वहां बैठेंगे नहीं हमको सही करना है। अब पता चला हमने एप्लीकेशन दिया, अब एप्लीकेशन वहां चला गया कूड़ेदान में, तो हम तो यही जानते हैं ना कि एप्लीकेशन दिए, हमारा मामला समाधान नहीं हुआ, समस्या का समाधान हमारा नहीं हुआ। तो हम तो यही जानते हैं कि हमने एप्लीकेशन दे दिया लेकिन समाधान नहीं हुआ। फिर 1 महीने बाद हम चक्कर लगाएंगे तो पता चला भैया ऐसा दूसरा एप्लीकेशन दे दीजिए। तो अब हम एप्लीकेशन देते रहे, वो फेंकते रहे, तो ऐसे समस्या हल नहीं होगा। जब तक इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा तब तक नहीं हो पाएगा ये। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से अभी नगर पंचायत की बात हुई है, तो ये तो तुलसियापुर चौराहे को होना चाहिए, इसलिए कि इतना आबादी है। अगर जो ग्राम पंचायतों को जोड़ दिया जाए तो होने लायक है, सच्चाई बात है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शुक्रिया आपका। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि आप ये समझ रहे होंगे अभी कि इस प्रोग्राम का क्या फ़ायदा है। मान लीजिए कि कोई भी अधिकारी बहराइच का है और यहाँ आकर के वो काम कर रहे हैं, तो उन्हें उस रिसर्च में इतना टाइम लग जाएगा कि उनको फ़ायदा किस बेसिस पे, कौन हक पर है, कौन ना हक पर है, कौन किसको ज़रूरत, कौन उस लायक है, यानी कौन मुस्तहिक है, कौन हकदार है उसका और कौन नहीं है। आप जब हम ग्रास रूट लेवल पे पहुँचेंगे, आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, बहुत प्यारी प्यारी लाइनों में लिखा है। आर्टिकल 19 पढ़िए, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, वो 21 पढ़िए राइट टू लाइफ लिबर्टी विद डिग्निटी। तो यहाँ हम ग्रास रूट लेवल से लोगों की चेतना को उठा रहे हैं, ये अपने पूरे आइडियाज को, वही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट जो सबको मिला करके ग्रास रूट लेवल से उठा करके सबको साथ ले करके चलेंगे, तब एक भारत बेहतरीन भारत बन पाएगा। मैं इसी चर्चा के अब सेकंड फेज में जाना चाहूँगा और फिर से मैं रवि शुक्ला जी के पास आऊँगा और आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे अपने लोकल्स के यंग जनरेशन को, और अपने लोकल के जो बाढ़ पीड़ित एरियाज में हैं वो क्या करें ताकि उससे बच सके। देखिए, हमारे यहाँ एक गांव पड़ता है मनिकौरा। सरकार 2016 में सपा की सरकार में वहाँ मिनी ITI का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। मिनी ITI अब 2016 से 2024 आ गया, 8 साल हो गया, आज तक वो चालू नहीं कर पाए। अगर वो चालू हो गया होता तो हमारे क्षेत्र के जो पढ़े युवक थे, युवा वर्ग था, उनको टेक्निकल होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। वो टेक्निकल हो सकते थे, टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, आज तक नहीं हुआ। बाढ़ क्षेत्र में आप चले जाइए, आप तमकुआ एक टोला पड़ता है तालकुंडा ग्राम पंचायत का,
पिछले साल 1 जुलाई को वहाँ पुलिया आ गई, जिला पंचायत की पुलिया थी। ग्रामीण पूरे साल मांग करते रह गए, आज तक वो पुलिया नहीं बनी। उसके बाद आप चले जाइए ढेबरुआ से, जब आप जाएंगे इटवा, उस पर 2 पुल बन रहे हैं। उन पुलों के निर्माण के लिए जब इन्होंने शुरू किया, बहुत लेट शुरू किया। आज स्थिति ये है कि बारिश का मौसम है, बाढ़ का समय है, और लोगों को ढेबरुआ से इटवा जाने में मैंने हद से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो कैसे जा रहे हैं वो तो वही लोग जान रहे हैं। यह समस्या हमारे क्षेत्र की, जब तक आप इन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे, तब तक आप कह दीजिए कि आप किसी बाढ़ से निजात पा जाएंगे, अच्छी शिक्षा पा जाएंगे, ये केवल कागज़ की बातें हैं, ये कहीं पूरी होने वाली नहीं है। शुक्रिया रवि शुक्ला जी ने जिस तरह से एक बेसिक आइडियाज़ के साथ लोकल के इश्यूज को रखा है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। मैं इसी फेज़ में, यानी सेकंड फेज़ में है हम चाय के चर्चे पर, इसी फेज़ में हम जाएंगे मोहम्मद शाह के पास, शाह मोहम्मद के पास, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बेसिक यहाँ की समस्याओं पर हम लोगों ने चर्चा किया है, तो उसका आखिर सोल्यूशन क्या है, आखिर उसका क्या निवारण है। देखिए, सफ़ीक साहब ने जो विद्युत और बिजली की समस्या को जो उन्होंने उठाया है, ये बात बिल्कुल सच्चाई है कि जो भी मीटर लगे हुए हैं, पहले तो मीटर नहीं था, अभी जल्दी लगभग 3-4 साल में मीटर पूरी तरह से डेवलप हुआ है। पहले तो टाउन एरिया में था, नगर पालिका पर जो है परिषद में था, अब जो है रूरल क्षेत्र में लगभग हर घरों में मीटर पहुंच गया है। कनेक्शन लेने के बाद मीटर लग जाता है। तो देखिए, लोकल में सबसे बड़ी समस्या है ना कि जनता जो है पूरी तरह से जागरूक हो नहीं पाई है, ठीक है। और अधिकारी कर्मचारी कैंप लगा करके जो है, चाहे वो एक्सीएन हो, चाहे वो एसडीओ हो, चाहे वो जेई हो, सही से जनता को जागरूक कर ही नहीं पा रहे। जब जनता का जागरूक करने का काम है जनप्रतिनिधि का, शासन और प्रशासन का, ठीक। हम लोग गांव-गांव तो जा करके जनता को कहते ही हैं कि आप लोग जो है जब कैंप लगा करें, जैसे खास करके जब तुलसीपुर चौराहे कैंप लगता है, या आसपास जिस चौराहे पर लगता है, या गांव में जब कैंप लगता है, तो हम लोगों को जब सूचना दी जाती है तो हम लोग जाते हैं। लेकिन खास करके सबसे बड़ी गलती है कि एसडीओ और जेई या एक्सीएन, ये जनप्रतिनिधियों को चाहे जिस मामलात में, वो कभी किसी जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं देते हैं। जब जनप्रतिनिधि जाता है किसी भी मामलात में, तो वो 10-20 लोगों को इकट्ठा कर लेता है। किसी गांव में जाएगा, 10-20 लोग परिचय के हैं, तत्काल वो जो है इकट्ठा कर लेंगे। तो इकट्ठा कर लेंगे तो जब जैसे मान लीजिए कोई बात उठी विद्युत को लेकर के, तो जनप्रतिनिधि भी अपनी बात रखेगा, तो लोग उस जनप्रतिनिधि पे बड़ा विश्वास करते हैं। क्योंकि भाई संविधान इसी तरह से हमको व्यवस्थाओं में लाया गया है कि जनता सबसे ज़्यादा अगर किसी पे विश्वास करती है तो नेताओं पे करती है, जनप्रतिनिधि पे ही करती है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। विद्युत की समस्या, कनेक्शन लेने के बाद जनता क्या काम करती है कि डायरेक्ट जेई से कभी कनेक्शन लेने का काम नहीं करती है। यहाँ लाइनमैनों से कनेक्शन ले लिया जाता है 5,000 रुपया जो है दे करके। अब बताइए 5,000 रुपया जब आप लाइनमैन को दे, जो कि एक्चुअल चार्ज उसका 2,500 रुपये है, ठीक। लोकल में 2,500 रुपये चार्ज है जेई का। अब वो 2,500 रुपये चार्ज में जब 5,000 रुपये आप लाइनमैन को देंगे, तो बताइए कुछ वो खाएगा? भाई लाइनमैन जो है, लाइनमैन खाएगा, कुछ वो खाएगा, जेई को जाएगा। तो कहीं कहीं तो ऐसा कई गांव में तो मैंने देखा कि वहाँ कनेक्शन पेपर तो उनके पास है, लेकिन वहाँ मीटर नहीं लगा हुआ है। पता चल रहा है उनका चल रहा है ऐसे ही। तो जब हम लोग जेई और एसडीओ के पास जब ये सब समस्याएं लेकर के जाते हैं, तो उनका ये मानना होता है कि ऐसा है, जनता में जागरूकता आप लोग फैलाइए, जनता में जागरूकता आप लोग फैलाइए कि मान लीजिए जहाँ मीटर लगे हुए हैं वो जनता जो है पैसा समय पे जमा कर दिया करे। तो ये तो समस्या है। देखिए, एक तरफ अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और एक तरफ जनता है, बीच में जनप्रतिनिधि है। तो जो जनता हमारी है वो क्या काम करती है, जैसे मान लीजिए 1 महीने में अगर हमारा बिल हो गया, तो हमको खुद ध्यान देना चाहिए। जैसे हम लोग जो है, हम अपने घर का जो है, अपने घर का या और दूसरे घर का, हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे महीने के पहले तारीख से लेकर के 10 तारीख तक उसका ड्यू डेट होता है। हम लोग एक तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में अगर जो है उसका वीडियो बना करके, या मीटर रीडर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम स्वयं जो है वीडियो बना करके और पावर हाउस पे जा करके वो वीडियो दिखा करके यूनिट वाइज हम अपना बिल बनवा लिया करें। तो उससे हमको थोड़ी सहूलियत मिलेगी और थोड़ा परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा। तो ये हो गई एक जागरूकता। दूसरी चीज़ है, जैसे परेशानियां तो होती हैं, लेकिन परेशानियां
थोड़ा सा आप भी चलिए ना, कोई जनप्रतिनिधि आपको उंगली पकड़ा करके आपको थाना, तहसील, बैंक, ब्लॉक, अस्पताल या पावर हाउस नहीं पहुंचा दी, आपको भी तो चलना पड़ेगा साथ में। तो घर बैठे सारी समस्याओं का तो हल नहीं हो पाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक रेलवे अंडरपास है सिसवा, ये बोहली गांव से हो करके चनई, चनवा, चरिगवा, बोहली, बंचौरी, बंचौरा, लोहटी करके फिर जो है ये बसंतपुर बॉर्डर में इतने गांव को, और उससे नेपाल भी जोड़ता है। उसमें कर्मा है, ऐसे तमाम गांव हैं, कुसावा है, सतभरा है, ऐसे तमाम गांव जो है ये रेलवे अंडरपास का जो हम लोग कई बार ट्विटर के माध्यम से और सांसद जी को, जो हमारे जिले के सांसद हैं, और मैं स्वयं विधायक जी के पास नहीं गया हूं, लेकिन विधायक जी तक भी बात पहुंची है। लेकिन देखिए, विधायक तो विधानसभा क्षेत्र का विधायक है, वो भी अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं। हम लोग अपने एनजीओ के माध्यम से, सिद्धार्थ वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से और अपने ट्विटर के माध्यम से हम लोगों ने एक ट्रेंड चलाया था उसके लिए कि रेलवे अंडरपास जो है नीचे से बना दिया जाए, तो जो पानी भरा रहता है। लेकिन हम लोग एजीएम, डीआरएम, एआरएम जो भी होते हैं उनको हम लोग ट्विटर करते करते थक गए। हम लोग सांसद जी को कई बार संज्ञान मिला है, सांसद जी परसा गांव में वहाँ है, लेकिन क्या रीज़न बस है, लोकल में क्या उसका जो है कूटनीति है या किस तरह से क्या राजनीति है कि उसको कुछ लोग चाह रहे हैं वो बन जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं ना बने। तो ये भी एक परेशानी है। हम लोग अपने मुद्दों, अपने इशूज को उठाने का काम किए, लेकिन उसका निस्तारण लगभग 6 साल हो गया, उसका निस्तारण पूरी तरह से नहीं हो पाया। शुक्रिया मोहम्मद शाह मोहम्मद जी, आपने भी अपनी बातों को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा। हमारे साथ में इस चाय के चर्चा में लोकल के एक अनिल अग्रहरी जी हैं, वो भी अपना बात, विनय अग्रहरी जी हैं, वो अपना बात रखना चाह रहे हैं बहुत टाइम से। आपके पास 2 मिनट है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, तुलसियापुर चौराहा पे लाइट बंद समय से नहीं रहता, और गर्मी का मौसम है सर, लाइट नहीं रहता है टाइम पे। जी, आप दर्शक हमारे सुन सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि हमारी जो टीम है वो किस लेवल पर, ग्रास रूट लेवल, यानी कि गांधी की फिलॉसफी ये कहती है कि पूरी तरह से आप डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में जो एक स्ट्रक्चर है उसको समझने के लिए आपको गांव का सहारा लेना पड़ेगा। जब गांव डेवलप करेंगे तभी जा कर के शहर में विकास हो पाएगा। और जो सिद्धार्थ नगर का पलायन का मुद्दा है, मैं उस पलायन के मुद्दे पर अब चलना चाह रहा हूं कि हम लोग एग्रीकल्चर, यहाँ की खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट ज़्यादा है और उसका ग्रोथ है, रिटर्न कम होता है, तो उस बेसिस पर यहाँ पलायन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं शैलेंद्र पांडे जी से ये जानना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं और इसका क्या निवारण है। सर, यहाँ जैसे कोई उद्योग है नहीं, जो कोई फैक्ट्री नहीं है। एक फैक्ट्री पास हुई थी गन्ना विभाग के द्वारा, जो सपा की सरकार में लगना था उसको, वो भी बीच में चर्चा में रह गई और लगा नहीं। तो ऐसे कोई उद्योग लगा नहीं, कारखाने नहीं लगे, सरकार उसकी व्यवस्था नहीं कर पाई। और सिद्धार्थ नगर में तो देखने में आपको, पूरे समूचे सिद्धार्थ नगर की बात मैं करता हूँ, कहीं ऐसी कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं लगी जहाँ 10 से 5 लोग अपनी रोजी रोटी कर सकें। और रही खेती किसानी पे आश्रित होने से, जैसे यहाँ अब कुछ मत्स्य पालन की संख्या बढ़ गई है और मुर्गी पालन का भी अपना जो है व्यवसाय कर लिए हैं। कुछ लोग डेयरी वेरी में भी अपना प्रोजेक्ट लगा चुके हैं। और खेती किसानी में अब बाढ़ क्षेत्र से ग्रसित, अभी जैसा अभी आप सुने ही हैं, जानकारी आप लोगों को हुआ है कि बाढ़ आती है, प्रतिवर्ष आनी है, उसको एक बार तो आना नहीं है। तो खेती बाड़ी इस बाढ़ में चौपट हो जाती है, जिसका मुआवजा गवर्नमेंट जो है उसका एक न्यूनतम धनराशि है वो देती है, जबकि 1 बीघे में से मानकर चलिए 3 से 4 हज़ार रुपये की पूंजी लग जा रही है। तो जो कृषक लगा दे रहा है उसका डूब जा रहा है। तो समझिए एक तरह से उसकी कमर टूट गई और फिर वह पुनः इसके बाद की खेती, जो गेहूं की खेती करनी होती है, वह कर्ज में डूब जाता है। तो ऐसे कृषि के साथ साथ जैसे मत्स्य पालन, पशुपालन, ये विभाग हैं, यहाँ थोड़ा सा जागरूकता अगर फैलाएं किसानों के बीच में, तो यह कृषकों की सुधार हो सकते हैं, उनकी स्थिति भी सुधार में आ सकती है। शुक्रिया शैलेंद्र पांडे जी। मैं इसी मुद्दे को, इसी क्वेश्चन को मैं रवि शुक्ला जी से समझना चाहूँगा कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थ नगर में हम तुलसियापुर चौराहे पर ये चाय पर चर्चा कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है पलायन का। अपने यहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर जा कर के रोजी रोटी तलाशते हैं। इसके पीछे वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है?
सबसे बड़ा वजह जो पलायन का है वह यह क्षेत्र उद्योग विहीन होना। यहाँ पर इस बीच में लगभग पिछले 5-6 साल से एक उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ा हुआ मत्स्य उद्योग, मत्स्य पालन वाला जो है, मछली पालने वाला। हमारे बगल में एक गांव पड़ता है अग्रहारा, वो समझिए मत्स्य पालन का हब है। और उसी अग्रहारा को देख करके हमारे कम से कम 20 गांव के जो बड़े किसान थे उन लोगों ने मछली पालना शुरू किया। मछली पालना शुरू किया, ठीक था, कुछ साल तो आमदनी बहुत बढ़िया हुआ। फिर बीच में जिस मछली का दाम 150 रुपये किलो तक पहुंच गया, आज स्थिति ये है कि उस मछली का दाम 90 रुपये किलो। वो जो उसका आहार देते हैं, मछली का आहार, वो अभी पैसा इनको नहीं मिल पाता। तो धीरे धीरे उस तरफ से भी किसानों का जो है रुख उन्होंने मोड़ना भी शुरू कर दिया। मत्स्य पालन से भी जो लोग मुर्गी पालन करते हैं, लेकिन मुर्गी पालन या और भी मान लीजिए कुछ है, तो कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है। वो बहुत ज़्यादा एक परिवार के लिए हो गया, बहुत, उससे रोजगार वो नहीं दे सकते। रोजगार देने के लिए सरकार को यहाँ पर जब तक फैक्ट्री नहीं कोई लगेगी, कोई उद्योग नहीं लगेगा, तब तक पलायन को रोक पाना बड़ा मुश्किल है। नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, तस्करी यहाँ पर पहले बहुत होती थी। अब तो एसएसबी के नाते, पुलिस वालों की सक्रियता के नाते बहुत हद तक तस्करी लगभग बंद है। लेकिन उस जो लोग तस्करी में लगे हुए थे, वो लोग एक तरह से उनका रोजगार चल रहा था, भले अवैध तरीके से ही था। अब वो लोग भी मजबूरी में, जब से तस्करी बंद हुआ, वो लोग भी भाग के मुंबई चले गए, कलकत्ता चले गए, चेन्नई चले गए, दिल्ली चले गए, परिवार छोड़ करके वो वहाँ है। यहाँ जो समस्या है, मेन समस्या है, जैसे बढ़नी में बस अड्डा, बहुत दिनों से मांग, विधायक जी, हमारे जो क्षेत्रीय विधायक विनय वर्मा जी काफ़ी एक्टिव उसमें, प्रशासन, तहसील प्रशासन उसमें ज़मीन ही उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। अब शायद ज़मीन कहीं मिल गया है। बढ़नी PSC CSC के लिए काफ़ी समय से, जबकि वह सभी मानकों को पूरा भी करता है, दर्जनों, कौन कहे 77 ग्राम पंचायत बढ़नी ब्लॉक में है। बलरामपुर के भी कम से कम 8-10 ग्राम पंचायत के लोग बढ़नी ही दवा कराने आते, पचपड़वा नहीं जाते। नेपाल के पर डे कम से कम 2 दर्जन से अधिक मरीज वो बढ़नी आते हैं। अब आप बता दीजिए, 77, 10 87, 10 इधर जोड़ लीजिए, 97, सैकड़ों ग्राम पंचायत के बीमार मरीज, उनके लिए एकमात्र अगर कोई स्थान है जहां पर वो अपने मरीजों का आकस्मिक इलाज करवा सकते हैं, तो बढ़नी PSC है। काफ़ी दिनों से मांग हो रहा है, उसका कोई इलाज नहीं अभी तक हुआ। विधायक जी काफ़ी एक्टिव है इस मामले में भी। विनय वर्मा जी, मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, पूरे क्षेत्र की तरफ से आभार व्यक्त करूंगा कि वह इन दोनों मामले में बहुत एक्टिव है। लेकिन भगवान जाने तहसील प्रशासन का क्या मामला है, वो ज़मीन कैसे नहीं उपलब्ध करवा पा रही है। अगर ज़मीन उपलब्ध करवा दे, इतना ज़मीन मैं आपसे बता दूं कि अगर तहसील प्रशासन ज़मीन खोजे तो जितना ज़मीन उनको दोनों परियोजनाओं के लिए, चाहे दोनों परियोजनाओं का ज़मीन एक ही जगह उपलब्ध है, लेकिन वो भगवान जाने किस हिसाब से खोज रहे हैं, क्या कर रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय, सोहरतगढ़ महाविद्यालय, उसके बाद प्राइवेट महाविद्यालय 3 है, परसा में है, बरगदवा में है, सेवरा में भी खुल गया है। लेकिन क्लास कहाँ चलता है सभी लोग जानते हैं। राजकीय महाविद्यालय की बहुत आवश्यकता है इस क्षेत्र में, इस पिछड़े हुए क्षेत्र में। काफ़ी समय से मांग हो रहा है, अब की बार पास भी हो गया था, लेकिन भगवान जाने वो अल्पसंख्यक विभाग से था, पता नहीं क्यों कैंसिल हो गया। ढेकारी में उसका जमीन उमीन सब कुछ मिल गया था। आश्रम पद्धति विद्यालय ST छात्रों के लिए आया था, पहले वह जमीन उसको खोजे झरुआ में, वहाँ कैंसिल हुआ, फिर औदही में खोजे, फिर वो अटका हुआ है। तो ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो माननीय विधायक जी के द्वारा लाई गई हैं, लेकिन जमीन न मिलने के कारण वह परियोजनाएं धरातल पर नहीं उतर पा रही हैं। अगर वह परियोजनाएं धरातल पर उतर जाएं तो निश्चित ही इस क्षेत्र में पहली बात तो पलायन रुकेगा। जब तक वो बनेंगे तब तक मजदूर उसमें लगेंगे, मिस्त्री उसमें लगेंगे, और भी कई चीज़ें होती हैं जो लोगों के द्वारा पूरी की जाती हैं। कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है तो बता दीजिए आदमी कब तक खेती के भरोसे बैठा रहेगा। भी खेती, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने बीज बो दिया, रोपाई कर दिया, होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं। बाढ़ वाला क्षेत्र है, आप जान ही रहे हैं। तो जब तक उद्योग नहीं आएगा, बाढ़ का कोई अस्थायी उपाय नहीं होगा, शिक्षा का उचित उपाय नहीं होगा, जितनी परियोजनाएं लागू है वो परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी नहीं, तब तक आप कह दीजिए पलायन रुक पाएगा तो बहुत मुश्किल है।
बहुत शुक्रिया आपका इस पर अपना बात रखने के लिए। न्यूज़ अड्डा 47 का बेसिक जो मोटो है, जो इसका काम करने का तरीका है, वो यही है कि हम चौराहे पर या छोटे छोटे जगहों पर जाते हैं अपने टीम के साथ, वहाँ थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं और वहाँ के स्थायी लोगों से बात करते हैं ताकि वो जो बेसिक परेशानी है हम आपके सामने रख सकें। जो यहाँ के शासन प्रशासन है वो हमारे चैनल को देख करके जो उनको कमियां लगती हैं उसका निवारण कर सकें। मैं फिर से अपने तमाम मेहमानों का न्यूज़ अड्डा 47 के टीम के जानिब से सबका शुक्रिया अदा करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे इस मुहिम में साथ दीजिए। हमारे चैनल को न्यूज़ अड्डा 47 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हम इसी के माध्यम से पहुंचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।